बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात, 3-4 खबरें आपके साथ ऐसी शेयर कर रहा हूं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं, हमारी नहीं है, मेरी और आपकी नहीं है, ना ही ये किसी अपोजिशन जमात की है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। जिसके बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इस वक्त ये जो इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर जो टोला है, ये किस हद तक मुल्क में इंतशार बर्पा कर रहा है और पाकिस्तान की जड़ों को किस तरीके से ये खोखला कर रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर, उसमें ये बात ज़ेर बहस आई और उसमें ये बात बताई गई कायमा कमेटी को। और कायमा कमेटी में अरकान कौमी असम्बली होते हैं और उसमें डिस्कशन होती है और उसमें बहुत सारी ऐसी खबरें जो कि सरेआम आप डिस्कस नहीं कर सकते उसमें आ जाती हैं। तो वहाँ पे एक बात बताई गई कि सियासी वजूहात की वजह से कोई भी पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि सरमायाकारी तो बहुत दूर की बात है, सरमायाकारी पर बात करने पर भी तैयार नहीं है। ये बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे कोई बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करे। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं और ख़ास तौर पे सियासी हालात, सियासी अदम इस्तेहकाम और जो एक जाली निज़ाम कायम हुआ है, इसकी बुनियादी वजह ये है। और ये इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न का इजलास था और इसमें सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने ब्रीफिंग दी है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ब्रीफ कर रही है, फेडरल सेक्रेटरी ब्रीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि द्यामीर भाषा डैम पर सियासी वजूहात की वजह से कोई बैरूनी सरमायाकार बात करने को तैयार नहीं है। हमने ओपेक के एक इजलास के मौका पर GCCI ममालिक के नुमाइंदों से बात की। उस वक्त द्यामीर भाषा डैम पर सिर्फ तरक्याती प्रोग्राम से फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये जो सैलाब ज़दगान के लिए जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब गए थे और काकड़ साहब भी थे, तो उसमें $10 अरब के वादे हुए थे, $10 अरब के वादे हुए थे और मिले हैं सिर्फ $3 अरब। और ये $3 अरब कहाँ पे खर्च हुए हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि ये बाकी जो है ये $3 अरब आए तो हैं, लेकिन आए और कहाँ खर्च हुए। और ये सिचुएशन इस वक्त सामने आ रही है। रुकने कमेटी जावेद हनीफ ने कहा कि बहुत सी NGOs को बैरून ममालिक से फंडिंग आ रही है और वो सब जानते हैं कि ये फंडिंग किन किन ममालिक से आ रही है और क्यों आ रही है। तो ये बात भी वहाँ पे ज़ेर बहस आई। अब एक और ख़बर आपको मैं देता हूँ, वो भी इकोनॉमी से मुतालिक है, क्योंकि कहते हैं कि सरमायाकार क्यों आए और कैसे आए। कल ये जो हफ्ता गुजरा है स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक मार्केट के हवाले से, ये हफ्ता बदतरीन गुजरा है और उसमें मुसलसल पिछले 6 दिन से स्टॉक मार्केट हर रोज़ क्रैश करती रही है, हर रोज़। और जो जुमे को जो कारोबार बंद हुआ उसमें शदीद तरीन मंदी रही और इंडेक्स जो है वो 79,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से भी नीचे गिर गया और स्टॉक एक्सचेंज में 75 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का आगाज हुआ और फिर 100 इंडेक्स घटकर 78,393 पर आया और फिर मजीद कम होता हुआ आया। इस तरीके से जब क्लोजिंग हुई तो 79,000 पे था और ये 82-83,000 तक पहुंच गया था और मुसलसल नीचे आ रहा है। ये है हमारी स्टॉक मार्केट और यहाँ से अरबों खरबों रुपया रोजाना पिछले एक हफ्ते से रोजाना जो है इसमें डूबा है सरमायाकारों का। तो जब ये स्टॉक मार्केट का ये हाल होगा तो उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि बाहर क्या मैसेज जाएगा। एक और खबर और वो है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं, वो भी इलेक्शन चोरों से और मैंडेट चोरों से काफ़ी हद तक तंग आ चुके हैं। एक खबर वो भी कौमी असम्बली कायमा कमेटी की है और वो भी इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की है। उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने रवां साल सऊदी अरब और चीन से $9 अरब का कर्जा रोल ओवर कराने का प्लान है और $9 अरब का कर्जा, और जबकि सऊदी अरब ने खाम तेल दोबारा उधार पर फराहम करने की हामी भी अभी तक नहीं भरी। इसका मतलब है सऊदी अरब जो है
وہ بھی آپ کو बाय बाय कह रहा है। वो भी कह रहा है कि पहले अपने अलल्लों तलल्लों में कमी करो, अपने हालात ठीक करो और सियासी इस्तेकाम लेके आओ, ये पकड़ धकड़ ख़त्म करो और ये मार धाड़, ये कानून की हुक्मरानी लेके आएँ, अदालती निज़ाम होना चाहिए, साफ शफाफ होना चाहिए। इक़्तिसादी उमूर हुक्काम ने बताया कि जी अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप और कतर फंड फॉर डेवलपमेंट से फंडिंग के लिए राब्ते में हैं और इस साल चीन और सऊदीया से 9 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कराया जाएगा, जबकि रवां साल द्यामीर भाषा डैम के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इंतज़ाम हो जाएगा। इस बात की कोशिश की जा रही है और ये है इस वक्त की सूरत हाल और हम अब भी कर्जे और सिर्फ कर्जों पर चल रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये मैंने आपके साथ 3 खबरें शेयर की हैं, जिसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत क्या है और दुनिया हम पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं एक और ख़बर आपके साथ ही शेयर करने लगा हूँ, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बाद मज़ीद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पाकिस्तान जो है ये बर्बाद किस तरह से किया जा रहा है। एक तरफ तो IPPs आपको मालूम है कि प्राइवेट जो बिजली पैदा करने वाली कंपनीज़ हैं, वो सब की सब किसकी हैं? वो हुक्मरान ख़ानदानों की हैं और यही 2-3 ख़ानदान और फिर आगे इनके रिश्तेदार, ये 40 ख़ानदान, इन 40 ख़ानदानों को बिजली पैदा करने वाली कंपनियों की अदायगियाँ जो हम कर रहे हैं, वो पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम इस वक्त एक क़यामत में रह रहा है, एक बहुत बड़े अज़ाब का शिकार है और पाकिस्तान की सलामती दांव पे लगी हुई है। लेकिन ये जो 40 ख़ानदान हैं, ये 40 ख़ानदान इनको हम पाल रहे हैं और इनको हम कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पे कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे इनको पेमेंट्स कर रहे हैं और बिजली घर बंद पड़े हैं और चलें ना चलें इनको अरबों रुपए की अदायगियाँ जा रही हैं और ये हैं किसके? हुक्मरान ख़ानदान, खा वो कराची वाले हैं या वो जाती उमरा वाले हैं, इन्हीं ख़ानदानों के आगे पीछे जितने भी हैं, कोई समधी है, कोई दामाद है, कोई ससुर है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई चचा है, कोई ताया है, इन सब के आपस में इनके रिश्तेदारियाँ हैं और इन सियासी ख़ानदान और कारोबारी ख़ानदान 40 लोग जो हैं वो पाकिस्तान को हम इनको अरबों डॉलर अदा कर रहे हैं और बिजली भी हमारे पास नहीं है। बिजली बंद पड़ी, यानी कि आप यूँ समझें कि बिजली घर बंद पड़ा, यानी कि बंद कारखाने पे भी हम इनको पैसे देने के पाबंद हैं। इसीलिए जमात इस्लामी आई हुई है और धरना दे रही है और रावलपिंडी में वो बराजमान है और उन्होंने इस्लामाबाद आना था, लेकिन इस्लामाबाद के बजाय उन्हें पिंडी में जगह दी गई है। कम से कम 3 दिन तक वो धरने का प्लान है और उसके बाद 29 जुलाई को, आज 27 है, तो 29 जुलाई को 28 और 29 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी प्रोग्राम है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें भी इजाज़त दे चुकी है और गवर्नमेंट को यानी कि ज़िला इंतज़ामिया को हुक्म दिया है कि 29 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। और इसके साथ साथ जी एक और ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि पाकिस्तान को कैसे लूटा जा रहा है। कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों से 78 अरब से ज़ायद वाजिबात की वसूली में पाकिस्तान की गवर्नमेंट नाकाम रही है और कौन? PTA नाकाम रहा है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ये नाकाम रहा है और इसके सरकारी महकमा है, आपको मालूम है PTA, और सबसे ज़्यादा काम PTA क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा काम ये कर रहा है कि हमारी जासूसी करता है और जासूसी के लिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर झूठ भी बोलता है। तो PTA ये काम कर रहा है और PTA ने टेलीकॉम कंपनी यानी कि जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं इनसे 78 अरब रुपए लेने हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं ले सका और ये नैब इन्वेस्टिगेशन इसलिए कर रहा है कि PTA ने नैब से जवाब जमा करवाने की मोहलत मांगी है और नैब इसलिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि ये मामला इतना सादा नहीं है कि आप कई सालों से जो है वो आप अपने आपके जो क्लाइंट्स हैं आप उनसे पैसे वसूल ना कर सकें और ये है 78 बिलियन रुपीस जो कि इनके ज़िम्मे हैं और PTA की वाजिबात की अदम वसूली से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा है। नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। 29 जुलाई तक जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है और
WLL اور LDI کمپنیوں سے واجبات کی وصولی میں تاخیر کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اتصالات جو بیچا تھا اس کی بھی ابھی تک ادائیگیاں نہیں ہوئیں، اور اس کی بھی آلموسٹ 90% ادائیگیاں ابھی تک پاکستان کو گورنمنٹ پاکستان کو نہیں ملی، اور وہ بھی دبا کے بیٹھا ہے، اور یہ ساری کی ساری معاملات ابھی اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ تمام LDI کمپنیاں بنیادی رقم کا 100% ادا کرنے کے لیے راضی ہیں، لیکن کب ہوں گے یہ اس کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی۔ اب آتے ہیں آئندہ عام انتخابات۔ یہ ساری صورتحال جو ہے حکومت کے اور حکمران ٹولے کے گلے کا پھندا بن چکی ہے، کیونکہ سب کچھ سٹک ہے اور ہوا میں معلق ہے اس وقت پاکستان جو ہے۔ نہ ہی امن و امان کی صورتحال، نہ ہی کوئی خارجہ پالیسی، نہ ہی کوئی داخلہ پالیسی، نہ معاشی پالیسی، اور سیاست کا تو بیڑا غرق ہوا ہے، آئین اور قانون کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ تو اب باتیں ہو رہی ہیں نئے انتخابات کی، کیونکہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اب خود ہی یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور بھاگنا صرف خود حکومت دینا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو، اور کہتے ہیں چوہا لنڈورا ہی بھلا ہماری جان چھوڑیں۔ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنی اب آ گئے منت سماجت پہ کہ ہمیں بس اتنی گارنٹی مل جائے کہ عمران خان صاحب کو اگر اقتدار ملتا ہے، جو کہ یقینی ملنا ہے، تو پھر یہ ہمیں تنگ نہ کریں اور ہمیں معاف کر دیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو یہ جیلوں میں ڈال دیں اور ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ اس طرح کی گارنٹی مانگ رہے ہیں، کیونکہ اب جو اقتدار کے ایوانوں میں، پاور کوریڈورز میں آئندہ عام انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں، انتخابات کے مہینے طے ہو رہے ہیں، اسمبلیوں کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور ہر صورت میں، ہر 2 صورتوں میں نئے انتخابات ہوں، یا پھر فارم 47 واپس لے کے فارم 45 والوں کی حکومت آنی ہے۔ ہر 2 صورتوں میں جو اس وقت الیکشن چور اور مینڈیٹ چور، اور میں تو کہوں گا جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا، ان کے جانے کا وقت آیا جاتا ہے، اور اسی لیے اب سوالات بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وزیر قانون، وہ ان کے سارے پروجیکٹ فلاپ ہو گئے، ان کے سارے پلان ناکام ہو گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا پروجیکٹ بھی فلاپ ہو گیا ہے، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن کی خواہش دل میں دبائے، میرا خیال ہے کہ اب ریٹائرمنٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں، اور انہیں بھی 100% یقین ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ بلکہ فراڈ تو کیا ہونا تھا، جو ایک حقیقت ہے وہی سامنے آئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قاضی صاحب خود اس فراڈ کا حصہ بن گئے۔ تو قبل از وقت انتخابات اپوزیشن لیڈر کی خواہش ہو سکتی ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، تو انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ آئین میں اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہے، تو آئین میں تو 5 سال ہے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا، کیونکہ جعلی حکومت کا کوئی مدت نہیں ہے، جعلی حکومت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون پر فوج اور تحریک انصاف کے درمیان نفرت پھیلانے کے الزام کا جواب عمر ایوب سے لیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے ثبوت آ چکے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج اور PTI کے درمیان لڑائی جو کروا رہا ہے وہ یہی خاندان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔